हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक और नई जीएस की क्लास में फिर से स्वागत है। और ये बेसिकली एक प्रैक्टिस सेट हम डेली लेकर आते हैं। ये 17वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी ने वो देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी 16 क्लासेस की। और इस अगर इस क्लास की बात करें दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें हम जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और सीजीएल जैसे सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो आगामी परीक्षाओं से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी की बात करते हैं। यूपी पुलिस के लिए आप ले सकते हैं इसे, दिल्ली पुलिस के लिए भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, आप किसी के लिए भी इसे ले सकते हैं। इसमें जीडी से लेकर सीजीएल तक के और यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सबकी बात करते हैं हम। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं, या जिन्हें पता नहीं हम किस तरह का कंटेंट लेकर आते हैं, तो वो प्लीज़ एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले प्रश्न की, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? और आप दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में दोस्तों इस तरह से टैग लेकर आता हूँ कि ये किस एग्ज़ाम में आया है और किस ईयर आया है। तो ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। 20 अप्रैल वाले जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो सीजीएल का प्रश्न तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। और अगर इसके आंसर की बात करें तो 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 28, 14 से 18, ये सभी अनुच्छेद के संख्याएं हैं। और चलिए इसके उत्तर की बात कर लें अगर, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 14 से 18 की बात कर रहे हैं हम, जो समानता के अधिकार की बात करते हैं ये अनुच्छेद। जो लोग दोस्तों पॉलिटी पहली बार पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि पॉलिटी में सबसे पहले अनुच्छेद ही, ज़्यादातर इतने अनुच्छेद तो सबको याद कराए ही जाते हैं स्टार्टिंग के। इसके दोस्तों एनालिटिक्स की बात करें दोस्तों, हम हर क्वेश्चन के बाद में उसके कुछ की पॉइंट्स छाँट कर लाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और उनमें कम से कम 2 या 3 प्रश्न तो एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन के बाद एनालिटिक्स को ज़रूर अटेंड करते होंगे, एक्सेप्ट नहीं किया करते होंगे उसे। बात करें एनालिटिक्स की, तो भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 की बात हो रही है। और इसमें समानता के अधिकार को प्रदान किया गया है और ये मौलिक अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है इसमें। अनुच्छेद 23 से 24 की अगर बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। और आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, ये जैसे 25 से 28 है, इनकी भी हम बात करेंगे आगे। तो इनमें कौन से और कौन से संविधान, कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ की बात करता है। प्रश्न नंबर 2, और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने एक ही प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता का निर्दिष्ट करता है? अभी-अभी पढ़ के आए दोस्तों, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा सभी से, उम्मीद करूँगा कि सभी को आता हो। और ये सीएचएसएल का प्रश्न है 2023 का, लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। बहुत से लोग दोस्तों ये कमेंट करते हैं कि ये प्रश्न अब आते नहीं हैं या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं उनके लिए ये चीज़ लेकर आता हूँ कि ये सीएचएसएल का 2023 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। तो इसके उत्तर की बात कर लें अगर, तो अनुच्छेद 14 है क्या? अनुच्छेद 23 है क्या? अनुच्छेद 19 है क्या? या अनुच्छेद 36? अभी-अभी हम दोस्तों पढ़ के आए हैं समानता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के बीच में है। तो अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं हम। अनुच्छेद 14 में है, समानता का अधिकार की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र के विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण को वंचित नहीं करेगा। अर्थात ये मौलिक अधिकार है दोस्तों। जो मौलिक अधिकार होते हैं, उन पर दोस्तों आप, यदि उनसे आपको वंचित रखा जाता है तो आप उनके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं और आपको न्याय भी दिया जाएगा वहाँ पर। लेकिन एक पॉइंट होता है मौलिक कर्तव्य। उनके खिलाफ आप दोस्तों रिट या कुछ भी, मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते। वो राज्य के ऊपर होता है कि आप उन्हें लागू करना है या नहीं करना है। अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 19 की बात करें अगर, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता मान सकते हैं आप इसे। अनुच्छेद 23 की बात कर रहे हैं तो मानव के क्रय विक्रय, बेगार और बालाश्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है।
अर्थात तस्करी एक तरह से मानव तस्करी की बात कर सकते हैं, मानव मानव को खरीदा या बेचना या फिर बाल बच्चों से काम कराने के तहत अनुच्छेद 23 है। और ये दोस्तों, इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का टैग लगा सकते हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में आता ही रहता है। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता, समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा। मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, लास्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है, ये 2020 का है। इसकी थोड़ी डिटेल्स में बात करें तो दोस्तों, अभी अभी हमने यही पढ़ा था कि राज्य के अगर आपको ये मौलिक अधिकार वगैरह नहीं मिलता है तो आप इसके लिए न्यायालय में भी जा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अर्थात दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या किसी भी तरह से आपको अगर समानता का मतलब, एक तरह से आपको जॉब में अगर समानता का अधिकार देखने को नहीं मिलता है या समानता नहीं देखने को मिलती है, आपको किसी भी तरह से शोषण का सामना करना पड़ता है, तो वो आपका मौलिक अधिकार है, आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है इसमें। अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, जितना हमारे यहाँ समानता की बात की गई है, तो उससे ज़्यादा दोस्तों फिर रिजर्वेशन का भी प्रावधान दिया गया है, जिसमें रिजर्वेशन होता ही दोस्तों एक तरह से सबको लेवल में लाने के लिए होता है, किसी के साथ कुछ गलत ना हो या किसी को मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन दोस्तों, उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है आजकल समाज पर। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, उस टॉपिक से भटकेंगे नहीं अपने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क, सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? अर्थात दोस्तों, यदि आप किसी भी सड़क का, सार्वजनिक स्थान का या फिर रेस्टोरेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसका अधिकार है। वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 के 2 में बताया गया है क्या, 17 के 1 में, 15 के 2 में या 16 के 1 में? दोस्तों, मैंने एक अभी अभी बताया है, सभी अनुच्छेदों के बारे में बताया है, तो उससे रिलेटेड ही है। अनुच्छेद 15(2) की बात हो रही है। ये सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों, 2023 का है। इसकी दोस्तों डिटेल में अगर बात करें अनुच्छेद 15(2) की, इसके अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से कोई भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, वो तालाबों, स्नानागार, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी भी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। अर्थात दोस्तों, आप इनका किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। इच्छा का मतलब ये नहीं है दोस्तों आप कुछ गलत करें या फिर कुछ इलीगल करें, उसके लिए नहीं दोस्तों, लेकिन आपको उसका यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता, ये आपको अधिकार है। अनुच्छेद 14, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको कोई चीज़ खरीदनी ही है या लेनी ही है, इस तरह से बात है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता या समता की बात की गई है, विधियों की समान संरक्षण की भी बात की गई है, अभी अभी हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों, जो छुआछूत वगैरह हमारे देश में या हमारे पूर्वजों ने काफ़ी ज़्यादा फैला रखी थी पहले, हमारे देश में काफ़ी चलता था अस्पृश्य या छुआछूत की जैसे, तो उसका अंत करता है अनुच्छेद 17। यदि आपको किसी भी जगह ऐसा अनुभव होता है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत इसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, हमने इसके बारे में अभी भी बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 5, राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, स्थान या इसमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद किसमें दिया गया है दोस्तों? आप इसमें दोस्तों राज्य के खिलाफ बताया गया है, राज्य आपको किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकता है इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। THSL 2022 का प्रश्न है, अनुच्छेद 15, 23, 14, 19। मेरे हिसाब से दोस्तों अभी अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, 15(2) की बात की थी हमने, ये 15 की बात हो रही है। अनुच्छेद 15 में ही होगा 2 सेक्शन। इसकी बात करें अनुच्छेद 15 की, तो भारतीय संविधान के अनुसार अभी अभी दोस्तों हमने इसे पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। और इसके आगे देखते हैं, अनुच्छेद 14 भी हम पढ़ के आए हैं, अनुच्छेद 19 पे भी पढ़ा है, अवाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। 23 को भी हमने पढ़ा था दोस्तों थोड़ी देर पहले,
भारत के दुर्व्यापार और मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है ये, तथा मानव तस्करी और बाल बच्चों पर काम कराने को ये प्रतिबंधित करता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माइक गड़बड़ कर रहा है ये। हाँ, चलिए आगे प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यशोद, विपिन, प्रभास। जो लोग हमारे साथ रेगुलर बने रहते होंगे उन्हें पता होगा कि ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं। प्रथम शिष्य की बात करें महावीर का तो जमाली जी थे। और थोड़ी सी डिटेल्स में जाते हैं इसके की पॉइंट्स की तरफ। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, और जमाली ही बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना था। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि पुत्री थी प्रियदर्शना की। माफ कीजिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म की प्रथम जैन संगति की बात करें तो आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था इसका, जिसकी हमने दोस्तों लास्ट क्लास में एक बार बात भी कर चुके हैं हम इसके बारे में। प्रश्न नंबर 7, प्रथम जैन सभा कब आयोजित हुई थी? इसकी भी दोस्तों हमने बात की थी, ये संगति की बात हो रही है, जैन सभा की बात हो रही है, माफ कीजिएगा। बहुत संगति अलग है, जैन सभाएं अलग हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो प्रथम जैन सभा थी वो कब आयोजित की गई थी। इसके बारे में अभी तक वैसे तो हमने पढ़ा नहीं, पर पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 300 ईसा पूर्व जैन सभा प्रथम आयोजित की गई। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी, लेकिन दोस्तों कुछ जो स्रोत हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन जो हमारी पूरी हिस्ट्री है वो कुछ स्रोतों पर ही आधारित है। जैसे कुछ स्रोत कुछ कहते हैं तो कुछ ज़्यादा स्रोत जो एक बात पर दबाव देते हैं उसे सत्य मान लिया जाता है। तो कुछ स्रोतों के अनुसार 322 भी है, ये 322 ईसा पूर्व में भी हुई थी। और प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगति के बाद जैन धर्म को संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बांट दिया गया था, अर्थात बंटवारा इसी संगति में हुआ था 322 ईसा पूर्व, 322 से 300 ईसा पूर्व में। यदि दोस्तों आंसर में 300 ईसा पूर्व और 322 दोनों दिया है तो 322, 320, 300 को चुनेंगे, और यदि 322 दिया है अकेला तो 322 को चुनेंगे। आप समझ गए होंगे। दूसरी जैन संगति की बात करें तो 513 ईसा पूर्व हुई थी। कुछ स्रोतों के अनुसार 526 भी से माना जाता है। यदि 513 और 526 दोनों है तो 513 को चुनेंगे, यदि 526 ही है तो 526 को चुनेंगे। और गुजरात के बल्लभी में इसे आयोजित किया गया था। ये जैन सभाओं की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 8, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों इसके बारे में मैंने कल के क्लास में बात की थी। जैन जो धर्म है इसमें तीर्थंकर हुए 23, ज़्यादातर सभी की ही हमने बात कर दी थी। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इसके एनालिटिक्स की तरफ आए तो जैन धर्म के 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ऋषभदेव आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव या इनका नाम आदिनाथ भी है, ये प्रथम तीर्थंकर थे। अजीतनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था दोस्तों गज। गज का मतलब दोस्तों बताइएगा, गज एक संस्कृत का शब्द है। तो स्यादवाद की बात करें, स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। कल्पसूत्र की बात करें तो जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है इसमें। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है इसे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, अर्थात दोस्तों जैन साहित्य जो है उसको आगम वर्ड से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम, जैन धर्मी है यहाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म प्रेरण दिया था और उसी के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे थे, और इस प्रथा को संथारा और संलेखना कहा जाता है। इस प्रथा को संथारा कहा जाता है और संलेखना विधि द्वारा इन्होंने प्राण त्यागी। प्रश्न नंबर 10, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य मात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। और ये भी दोस्तों सीजीएल का प्रश्न है, 2023 का, तो लेटेस्ट प्रश्न है ये भी। और आप रेगुलर देख पा रहे होंगे कि सभी में कुछ ना कुछ ऐसे डिनोट किया गया है कि ये कौन से प्रश्न या कौन से एग्जाम से संबंधित है। ये इसके उत्तर की बात करें तो मंत्री और अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में बात कर लें तो अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य द्वारा रचित एक राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थात दोस्तों अर्थशास्त्र की बात की गई है, चाणक्य नाम दिया जाता है, लेकिन दोस्तों विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा इन सभी के योगदान से इसे बनाया गया था या लिखा गया था। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्न प्रकार हैं। अर्थात दोस्तों चाणक्य की जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है, 7 प्रकार से हमें राज्य को मतलब प्रकार बताए गए हैं उसमें। एक है राजा यानी सिर, अमात्य है आंख, जनपद है जंघा, दुर्ग है बाह, कोष है मुख, और दंड सेना या बल है मस्तिष्क, और मित्र है कान। दोस्तों हमारे शरीर से रिलेट कर दिया गया है, 7 अंगों से इसको रिलेट किया गया है। और अगले की तरफ आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न ही इसी में और दिया गया है अभी। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य से तात्पर्य था मंत्री और अधिकारी। और अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति माफ कीजिए अर्थशास्त्र पुस्तक है जो राजनीति के संबंध में पुस्तक है। और अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में उच्चाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों की चर्चा की गई है। मौर्य काल के प्रांतों में चक्र कहा जाता था। अर्थात मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी उस समय, ये भी दोस्तों इसी पुस्तक के अनुसार है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था, गुण पुरुष कहा जाता था, और मुख्य अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। उम्मीद करते हैं आपको क्लास से सेशन अच्छा लग रहा होगा। ये प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो इसमें हमसे पूछा गया है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क और उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है यहाँ पर। CHSL 2023 का प्रश्न है ये। 200 से 250, 51 से 151, 251 सेंटीमीटर या इससे अधिक, 25 सेंटीमीटर के आसपास। इसके सही उत्तर की बात कर लें तो इसका सही उत्तर है 51 से 151 सेंटीमीटर तक। साल, बबूल और बांस के वृक्षों की बात करी जा रही है, उष्णकटिबंधीय दोस्तों। इस क्वेश्चन में ही दोस्तों आपको 2 प्रश्न मिल गए होंगे मेरे हिसाब से। साल, बांस और ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां हैं, ये प्रश्न में पूछा गया था, बताया गया था, जिनके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। वही बात करें बबूल की तो जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीला वनस्पति है, इसके लिए 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः अब इसका उत्तर है जो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। दोनों को मिलाकर दोस्तों बात की गई है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। CHSL 2023 का प्रश्न है। दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, सिंधु गंगा के मैदान, छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट ही क्लास को करते हैं ज़्यादातर। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला हुआ है। भारत के अधिकांश लोहा या इस्पात उद्योग को संकेंद्रण छोटा नागपुर के पठार में ही है। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन हम उसी में कवर कर लेते हैं की पॉइंट्स में। निम्नलिखित में से किसे वन्य गुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। वन्य गुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है सुंदरवन, लद्दाख, स्पीति घाटी और कच्छ का रण।
वन्य घुड़खर का जो अभयारण्य है उसे कच्छ का रण के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे संज्ञा दी गई है कच्छ के रण को। वन्य घुड़खर अभयारण्य या जंगली गधा अभयारण्य कच्छ का रण है। देखिए दोस्तों, ये भी एक हो गया प्रश्न। ये जंगली गधा यहाँ पर कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया, जो विलुप्ति की कगार पर है। गौरतलब है कि जंगली गधों की को स्थानीय रूप से घुड़खर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात घुड़खर जंगली गधों का उपनाम भी कह सकते हैं आप। लूनी नदी कच्छ रण के विलुप्त हो जाती है, अर्थात लूनी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अर्थात कच्छ के रण तक ही पानी जाता है इसका, उसके बाद इसका पानी खत्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, इस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त के पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं, अर्थात ये अपनी दिशा बदल लेती हैं। तो उसका कारण क्या है? CHSL 2023 का लेटेस्ट प्रश्न है ये। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, कोरियोलिस बल। इसमें दोस्तों आपने जो एक नया नाम सुना होगा कोरियोलिस बल की बात की जा रही है, इसके कारण पवनें अपना दिशा बदल लेती हैं। कोरियोलिस बल के बारे में जानेंगे। कोरियोलिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप वायु उत्तरी गोलार्ध से अपने दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध से अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। इसी कोरियोलिस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। आप समझ गए होंगे कोरियोलिस बल क्या होता है। प्रश्न नंबर 15, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, लोह अयस्क। जल्दी हम दोस्तों बॉक्साइट के ऊपर भी एक क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि बॉक्साइट के सभी डिटेल्स उसमें दी गई होगी और इसी की इसमें सही उत्तर भी यही है, बॉक्साइट की ही बात कर रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं अब, और आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन डैश प्रकार से होते हैं? MTS 2022 का प्रश्न है ये। 2, 4, 3, 5। सही उत्तर है 2 प्रकार से संचालित किए जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। खुले बाजार का परिचालन बैंकिंग प्रणाली में पैसे का विस्तार या अनुबंध करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक की खरीद या सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री को संदर्भित करता है। उम्मीद करते हैं आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 17, डैश को संकीर्ण धन के रूप में जाना जाता है? संकीर्ण धन के बारे में बात की जा रही है। M1 M3, M2 M1 और M3 M2 और M2 M4। इसके विषय में दोस्तों हमने एक लास्ट क्लास में भी बात की थी, तो मेरे हिसाब से सभी को याद होगा। नहीं याद है तो हम बैठे हैं, लेकिन दोस्तों ये CGL का प्रश्न है, तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं और 2022 का ही प्रश्न है। इसके आंसर की बात कर लें तो M1 और M2 की बात की जा रही है, इसमें ये पाया जाता है। और जानते हैं ये क्या चीज़ है एक बार फिर से। RBI ने मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों के लिए आंकड़ा प्रकाशित किया है। M1, M2, M3 और M4 4 प्रकाशित किए गए हैं। M1 और M2 की बात करें तो संकीर्ण धन के रूप में जाना जाता है इन्हें। M3 और M4 की बात कर ले तो व्यापक धन के रूप में उन्हें जाना जाता है। एक बार फिर से हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 18, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक जो तरलता प्रदान करता है, अर्थात एक तरह से आप दर मान सकते हैं, कौन सी दर होती है वो। CGL 2022 का प्रश्न है ये भी। रिवर्स रेपो रेट, लीवरेज,
सीमांत स्थायी सुविधा दर? इसका उत्तर है दोस्तों रेपो रेट। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसमें दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों को उधार देता है या धन ऋण देता है वो रेपो रेट होता है, लेकिन जब दोस्तों आरबीआई को जरूरत होती है तो वो जिस दर पर धन उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश को केंद्रीय बैंक भारत के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक है धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। अर्थात मैंने जो बताया कि आरबीआई से जो धन उधार लिया जाता है उसे रेपो रेट पर लिया जाता है। मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक आधारकालीन रेपो रेट द्वारा उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी क्लास। प्रश्न नंबर 19 और ये सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है आज की क्लास का। डैश वे हैं जहां खाते में हर महीने एक मासिक किस्त जमा की जाती है? बचत खाता, आवर्ती खाता, सुविधा खाता या पुनर्विवास खाता? जमा, माफ कीजिएगा मैं खाता बोल रहा हूँ, जमा की बात हो रही है इससे। यदि जहां खातों में हर महीने मासिक एक किस्त जमा की जाती है तो आवर्ती जमा कहा जाता है। ये CGL 2022 का प्रश्न है ये भी। या तो दोस्तों हम जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं वो सभी CGL के ही होते हैं। उससे पहले दोस्तों जब स्टार्टिंग में हम लाते थे तो वो GD के भी थे, कांस्टेबल के भी थे, सभी एग्जाम से। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट का लेवल बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से ज़्यादातर सभी अपर लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उन सभी के जो एनालिटिक्स होता है की पॉइंट्स, इनमें हम सभी छोटे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी CGL के प्रश्नों की बात करते हैं। बात करें आवर्ती जमा खाता, ऐसे विशेष प्रकार के खाते जिनमें प्रतिमाह निश्चित राशि जमा की जाती है। इनमें लगभग वही ब्याज मिलता है जो साबित जमा में मिलता है। इसमें भी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन हो गए और ये प्रश्न नंबर 20 है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है ये। इस बैंक को अंतिम जमा उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? सेंट्रल बैंक, विश्व बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक? प्रश्न में क्या पूछा गया? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की। CGL 2022 का है ये भी प्रश्न। इसके डिटेल्स की अगर बात कर लें तो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है इसे। अंतिम उपाय का ऋणदाता एक वित्तीय संस्था है जो आमतौर पर एक देश को केंद्रीय बैंक जो बैंकों और अन्य योग्य संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है जो या तो वित्तीय संकट में है या जिन्हें अत्यधिक खतरनाक या पतन के कगार पर माना जाता है, उन्हें ऋण प्रदान करके उन्हें संभालने का कार्य करता है ये सेंट्रल बैंक। और जैसा कि हमने बोला था कि हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आते हैं, तो आज की प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन इस प्रकार थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप रेगुलर तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और चैनल पर काफ़ी प्लेलिस्ट पहले से भी पड़ी हुई हैं, तो आप चाहें तो उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैं यही कहूँगा कि क्लास नंबर 1 से या प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से ही आप शुरू करें अगर तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। और अंतिम बार यही कहना चाहूँगा कि चैनल को माफ़ कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन को दोस्तों इकट्ठा करने में और लाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है, तो आपसे एक ही बात है कि हमें सपोर्ट करें और रेगुलर बने रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। यदि आपकी तैयारी दोस्तों अच्छी हो जाएगी तो हमारा जो सपना है वो सच हो जाएगा कि हम जो मेहनत करते हैं वो साकार हो जाएगी। चलिए आपसे एक और नई क्लास में फिर से रेगुलर मुलाकात होगी और ये 8 बजे डेली चलती है प्रैक्टिस सेट, तो आप देख सकते हैं। और ये कौन से नंबर की है दोस्तों? 17 नंबर की प्रैक्टिस सेट है मेरे हिसाब से। हाँ जी, 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है ये। तो हमने अभी तक 17 क्लासेस कर चुके हैं, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितने प्रश्नों की हमने बात कर चुके हैं अभी तक। चलिए आपसे एक और नई क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाते रहिए। धन्यवाद।